अभिनव और चाहत अब जिम से बाहर आकर गाड़ी में बैठकर लंच करने के लिए निकल रहे थे। अभिनव ने देखा कि उसके जैसी ही वह गाड़ी तो अब गायब हो गई थी, जो पहले बगल में खड़ी थी। लेकिन फिलहाल कोई आदमी थोड़ी दूरी पर दूसरी गाड़ी में बैठा उसे घूरे जा रहा था और उसके डैशबोर्ड पर एक कैमरा भी रखा था। चलो चलते हैं, चाहत ने सीट बेल्ट लगाकर चलने के लिए कहा। अभिनव अभी भी टेंशन में था कि वह आदमी कौन है। वह उसके करीब जाकर उससे निपटना भी चाहता था, लेकिन फिलहाल उसके साथ चाहत थी, इसलिए उसने उसको इग्नोर किया। अभिनव, यह क्या है? इतने में चाहत ने कहा और वह उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आ गई। अभिनव उसे अपने इतने करीब आते देख घबरा गया। इससे पहले कि वह कुछ कहता, चाहत ने अपनी उंगलियां अभिनव के चेहरे पर रख दी। टॉवल का धागा लगा था, चाहत ने कहा और धागा फेंक दिया। अभिनव ने अपने आप को संभाल एक आखिरी बार उस आदमी को देखा और एक्सीलेटर पर पैर रखकर गाड़ी पार्किंग लॉट से निकाल ली। कुछ मिनट तक चलते हुए भी अभिनव बार बार साइड मिरर में देख रहा था कि कहीं वह आदमी उसका पीछा न कर रहा हो, लेकिन उसे अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं दिखता। हालांकि इससे पहले कि और कुछ खतरा सामने आ जाए, अभिनव ने जल्द से जल्द चाहत को उसके घर वापस छोड़ने का सोचा। हाँ, उस वाले रेस्टोरेंट पर चलते हैं, चाहत ने इशारा करते हुए कहा और फिर अभिनव के हाव भाव नोटिस किए, जो उसे थोड़े सीरियस लग रहे थे। क्या बात है? क्या सोच रहे हो? अभिनव ने फिर से बात पलटने की कोशिश की, ताकि चाहत को कुछ अजीब न लगे। यही सोच रहा हूँ कि फ्री का खाना हजम होता भी है या नहीं। चाहत हंस पड़ी। अगर नहीं हजम हो तो मुझे बिल का अमाउंट तुरंत ट्रांसफर कर देना। अभिनव चाहत की बातों पर हंसने लगा और उसने उसके बताए रेस्टोरेंट के पास गाड़ी लगा दी। खाना खाने के बाद अभिनव चाहत को उसके घर छोड़ आया और अब शाम भी होने को आई। कंपनी न जाकर उसने घर जाकर सोने का सोचा, क्योंकि इतने दिनों बाद एक्सरसाइज करके उसके बदन में दर्द होने लगा था। सिंह परिवार के घर में घुसते ही अभिनव ने देखा कि वहां कोई नहीं था। उसे महसूस हो गया कि जब से प्रोटेन ने एलेक्स कॉर्पोरेशन के साथ डील कैंसिल की है, तब से पूरा परिवार सर पकड़कर उनकी कंपनी के ऑफिस में ही बैठा होगा। यही सोचते सोचते अभिनव को यह भी एहसास हुआ कि उसके जैसे पावरफुल आदमी के लिए कितना आसान था किसी भी आम इंसान को तंग कर पाना। उसे यह सोचकर थोड़ा अफसोस भी हो रहा था, पर फिर यह भी लगा कि घमंडी सिंह परिवार को ऐसे ट्रीटमेंट की जरूरत भी थी। अपने बेडरूम में जाते ही वह इस कदर सो गया कि उसकी नींद फिर सीधा 12 घंटे बाद अगली सुबह खुली। आंखें खुलते ही उसे अपने सामने अनन्या नजर आई, जो मेकअप कर रही थी। गुड मॉर्निंग, अभिनव ने धीरे से कहा। अनन्या ने शीशे में ही उसकी ओर देखा और पूछा, एक बात बताओ, तुम अभी कहाँ काम कर रहे हो और किस पोजीशन पर हो? अभिनव ने एक बार पलक झपकाई और फिर बेड से उठते हुए कहा, अमेजिंग सिक्योरिटीज जनरल मैनेजर। यह शायद मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो इसका मतलब? अनन्या उसकी ओर पलट गई। तुम अकरम सर के चमचे बनकर रहे और फिर उनसे बदले में यह पोजीशन मांग ली है ना? अभिनव ने अनन्या के ताने का जवाब में कहा, सुबह सुबह तुम्हारा दिमाग इतना चलता है तो किसी अच्छी जगह लगाओ ना। एक्सक्यूज मी, अनन्या उस पर भड़कने ही वाली थी कि तभी अभिनव तुरंत ही उठकर बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद नहाकर जब वह बाहर आया तो अनन्या वहां से जा चुकी थी। उसने भी जल्दी से कपड़े पहने और बाहर निकलकर डाइनिंग टेबल पर पूरे परिवार को ज्वाइन कर लिया, जो कि ऑलरेडी अपना आधा नाश्ता कर चुके थे। कुर्सी पर बैठते ही अभिनव को लगा कि वह सिंह परिवार का आज का डिस्कशन मिस कर चुका था और अब आगे जो बात होगी उसको समझने में उसे तकलीफ होने वाली थी। अभी भी उम्मीद है दादाजी। मैं आज ही प्रोटोन पब्लिशर जा रही हूँ। उनसे मीटिंग करके मैं यह क्लियर करके आऊंगी कि उन्हें इस डील के किस पार्ट में प्रॉब्लम है।
अनन्या ने कॉन्फिडेंटली कहा, हाँ बेटा, आज तो डील एकदम पक्की करके ही आना। शर्मिला ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा। अनन्या की बात सुनकर हरदेव ने सिर हिलाकर हामी भरी। ठीक है, कोशिश पूरी करना, उन्हें कन्विंस करने की। यह हमारा लास्ट चांस है। अनन्या ने भी हरदेव की बात पर सिर हिलाया। वह कैसे भी करके आज प्रोटॉन से डील फाइनल कराना चाहती थी। जब टेबल पर फिर से सन्नाटा छा गया तब हरदेव अभिनव के मुंह से उसका ओपिनियन सुनना चाहते थे। हालांकि फिर उन्हें यह भी एहसास हुआ कि अभिनव टेबल पर तब आया था जब पूरी बात ऑलरेडी खत्म होने को आ चुकी थी। नाश्ता करके सब एक एक करके उठ गए और अपने अपने काम पर निकल गए। अपने ऑफिस तक ड्राइव करते हुए ही अभिनव ने रानी को फोन लगा दिया और रानी ने 1 सेकंड में उठा भी लिया। गुड मॉर्निंग मिस्टर गढ़वाल। मॉर्निंग। आज प्रोटेन के ऑफिस अनन्या सिंह आ रही हैं, एलेक्स कॉरपोरेशन की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने के लिए। अगर वह एक कंडीशन के लिए तैयार हो तो डील फाइनल कर देना, अभिनव ने ऑर्डर देते हुए कहा। कैसी कंडीशन सर? रानी ने थोड़ा हैरानी से पूछा। डील तभी फाइनल हो सकेगी जब अनन्या ही पूरे कॉन्ट्रैक्ट में इंचार्ज रहे। मुझे सनी सिंह जैसे लोगों के साथ डील करने में इंटरेस्ट नहीं है और ना ही हमारी कंपनी के बीच कोई थर्ड पर्सन आना चाहिए। गॉट इट? अभिनव की कंडीशन को सुनकर रानी ने बिना किसी सवाल जवाब के तुरंत ही हाँ कर दिया। ओके सर, कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का होगा और एंड तक इंचार्ज अनन्या सिंह ही होनी चाहिए। उसके सामने यह सारी इंफॉर्मेशन क्लियर प्रेजेंट करना, अभिनव ने स्ट्रगली कहा। रानी उसकी सभी बातों पर लगातार सिर हिलाते हुए हाँ करे जा रही थी। नो प्रॉब्लम सर, कम्युनिकेशन पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट रहेगा। गुड। अभिनव ने यह कहकर फोन काट दिया और गाड़ी इमेजिंग सिक्योरिटी के पार्किंग लॉट में ले जाकर खड़ी कर दी। कंपनी के गेट के सामने आते ही अभिनव ने देखा कि 2 बड़े ट्रक में से कई सारे बॉक्स निकलकर अंदर जा रहे थे। अभिनव को देखते ही मीरा भागकर उसकी ओर चली आई। गुड मॉर्निंग सर, सारे मटेरियल्स आ चुके हैं, अभिनव ने सिर हिलाया और कहा। ओके, और इंटरव्यू का क्या हुआ? सर, वह भी सक्सेसफुल रहा। आपके लिए एक बेस्ट सेक्रेटरी और स्किल्ड अकाउंटेंट हायर हो चुके हैं। आप चाहें तो उनके साथ एक पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। मीरा ने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए कहा। जब से उसने अभिनव को अलाइना के साथ देखा था तब से वह उसकी काफी रिस्पेक्ट करने लगी थी। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है, अभिनव ने उसे दिलासा दिया। थैंक यू सर। मुस्कुराते हुए ही मीरा अभिनव के साथ ऑफिस के अंदर चली गई। चलते हुए ही मीरा को अचानक कुछ याद आया और उसने अपने पर्स में हाथ डाला। सर, यह आपका कार्ड, सॉरी मैं देना भूल गई थी। अभिनव ने उससे वह कार्ड ले लिया। कार्ड लेट देने के लिए वह उससे शिकायत करने वाला था, लेकिन फिर उसने सोचा कि वह खुद ही अपना कार्ड मांगना भूल चुका था। हालांकि उस ब्लैक कार्ड को फिर से अपने हाथों में लेकर अभिनव को वह पावर महसूस नहीं हुई जो पहले हुआ करती थी। इसके पीछे का कारण यही था कि अब उसके पास इससे भी कीमती ब्लैक डायमंड कार्ड मौजूद था। अभिनव के साथ मीरा उसके केबिन में आ गई, जहां पर एक लड़की ऑलरेडी अपने हाथों में फाइल लेकर बैठी थी। अभिनव ने उसे देखते ही कंफ्यूज होकर मीरा की ओर देखा। सर, आपकी नई सेक्रेटरी टीना। अभिनव और मीरा को देखते ही टीना तुरंत ही अपनी चेयर से खड़ी हो गई। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, अभिनव ने फिर मीरा की ओर देखकर कहा। तुम जा सकती हो। मीरा सिर हिलाकर वहां से चली गई। अभिनव अपने डेस्क पर आकर बैठा और उसने फिर टीना की ओर देखा। मटेरियल आ चुका है, राइट? अब इंजीनियर को अपने काम पर लग जाना चाहिए। मैं जल्द ही उनका डिपार्टमेंट विजिट करूंगा। ओके सर, टीना ने सिर हिलाया और कहा। डिलीवरी और इंस्टॉलेशन का टाइम कब तक का है? अभिनव ने एक और सवाल पूछा। टीना ने अपनी फाइल खोली और उसमें देखकर कहा, वेडनेसडे का है सर। ठीक है, अभी चलो,
अभी ही इंजीनियर डिपार्टमेंट विजिट करके आते हैं, अभिनव ने कहा और वह उठकर केबिन से बाहर जाने लगा। टीना भी फाइल लेकर उसके पीछे आने लगी। इंजीनियर्स डिपार्टमेंट की उस बड़ी बिल्डिंग में घुसते ही अभिनव ने देखा कि वहां पर सभी लोग किसी न किसी काम में लगे हुए थे और दूसरी ओर गेट से पदार्थ के बॉक्स भी आते जा रहे थे। अभिनव को एक पल के लिए लगा शायद मीरा ने जरूरत से ज्यादा रॉ मटेरियल ऑर्डर कर दिया था, लेकिन फिर उसने यह भी सोचा कि वह सरप्लस मटेरियल्स डिमांड ज्यादा होने पर मदद कर सकता था। इंजीनियर टीम के सुपरवाइजर ने जब अभिनव को वहां देखा तो वह तुरंत ही उसके पास चला आया। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। कितनी क्वांटिटी बनानी है तुम्हें? अभिनव ने पूछा। मीरा मैम ने 10 यूनिट कहा है सर, सुपरवाइजर ने जवाब दिया। 10 यूनिट? आर यू श्योर वेडनेसडे से पहले रेडी हो जाएंगे? अभिनव ने थोड़ी हैरानी से पूछा। सर थोड़ा डिफिकल्ट है पर कोशिश पूरी कर रहे हैं कि हो जाए। सुपरवाइजर के जवाब पर अभिनव ने सिर हिलाकर हामी भरी। सभी लोगों को बिजी देखकर उसे समझ आ गया कि न सिर्फ उन्हें और मैन पावर की बल्कि मैन पावर को इंसेंटिव देने की जरूरत थी ताकि वह अपने काम को लेकर मोटिवेटेड रहे। अगर वेडनेसडे तक कंप्लीट हो जाता है तो पूरी टीम को मेरी तरफ से रिवॉर्ड्स मिलेगा। क्या कहते हो? अभिनव की इनाम वाली बात सुनते ही सुपरवाइजर की आंखों में चमक आ गई। वह बस यह दुआ कर रहा था कि रिवॉर्ड के नाम पर यह नया मैनेजर भी मिठाई और नमकीन के डिब्बे न बांटने लग जाए। थैंक यू सर, डोंट वरी, वेडनेसडे तक गारंटी कंप्लीट हो जाएगा। अभिनव को महसूस हुआ कि सुपरवाइजर रिवॉर्ड का नाम सुनकर मोटिवेट हो चुका था। हालांकि फिर उसने उसे वार्निंग भी दी, लेकिन याद रहे किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, समझे? अभिनव के ये कहते हुए ही सुपरवाइजर सर हिलाकर हाँ करने लगा। उसी वक्त उसका फोन बजने लगा। स्क्रीन पर नाम अनन्या का था। हेलो अनन्या, अभिनव कंपनी के ऑफिस में पहुंचो राइट नाउ। अनन्या की आवाज कड़क थी और अभिनव को उसमें गुस्सा भी महसूस हो रहा था। क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट फाइनल नहीं हो पाया क्या? अभिनव को डर था कि कहीं रानी ने कुछ गड़बड़ ना कर दी हो। कॉन्ट्रैक्ट तो फाइनल हो गया, लेकिन प्रॉब्लम वह नहीं है। तुम इसी वक्त एलेक्स आ रहे हो या फिर मैं तुम्हारे ऑफिस आ जाऊं? अभिनव ने पहली बार अनन्या को इतनी ऊंची आवाज में बात करते हुए सुना था। वह लड़की जिद्दी जरूर थी, लेकिन आज घमंडी भी महसूस हो रही थी। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अभिनव की बात खत्म होते ही दूसरी साइड से कॉल तुरंत ही कट हो गया। अभिनव को समझ नहीं आया कि अनन्या अचानक किस बात से नाराज हो चुकी थी। वह भी उस वक्त जब उसे कॉन्ट्रैक्ट मिल भी चुका था। उसने कुछ पल के लिए सोचा, पर फिर भी वह ऐसी कोई गलती याद नहीं कर पाया जो उससे हाल ही में हुई हो और जो अनन्या को गुस्सा दिलाने के लिए काफी हो। अब जवाब पाने के लिए अभिनव को अनन्या का सामना करना ही था, इसलिए वह तुरंत ही गाड़ी निकालकर एलेक्स कॉर्पोरेशन के ऑफिस पहुंच गया। रिसेप्शन तक चलकर जाते हुए उसकी धड़कनें भी तेज होने लगी थी। हेलो, मैं यहाँ अनन्या सिंह से मिलने आया हूँ। मेरा नाम अभिनव गढ़वाल है। अभिनव गढ़वाल, मैं तो आपका कब से वेट कर रही हूँ। आगे जाकर राइट लीजिए, वहीं उनका ऑफिस है। रिसेप्शनिस्ट ने हाथ से इशारा करते हुए कहा था। अभिनव तुरंत ही उसके ऑफिस की ओर निकल गया और रिसेप्शनिस्ट उसे जाते हुए घूरने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर यह आदमी लेट हो गया तो उसमें उसे क्यों अनन्या की डांट सुननी पड़ी थी। अनन्या के कैबिन में घुसते ही अभिनव ने देखा कि वह अपना सर पकड़कर बैठी थी। क्या हुआ अनन्या? क्या बात हो गई एकदम से? क्या बात हो गई? तुम्हें शर्म नहीं आ रही जरा भी? अनन्या ने ऊंची आवाज में उस पर चिल्लाया। अभिनव को समझ नहीं आया कि वह क्या कहना चाहती है। एक पल के लिए तो उसे लगा कि शायद अनन्या जान चुकी है कि वही टाइगर है। तुम बात गोल गोल घुमाओ मत और सीधा बताओ क्या मैटर है। अभिनव भी हाँफता हुआ अनन्या पर चढ़ते हुए बोल पड़ा।
अनन्या ने कुछ भी जवाब नहीं दिया और उसे गुस्से भरी आंखों से घूरते हुए अपने मोबाइल की स्क्रीन दिखा दी। अभिनव ने उस स्क्रीन को गौर से देखा और उसे एक फोटो नजर आया। उस फोटो को देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और उसके पूरे बदन पर ठंडा पसीना निकल आया। आखिर अनन्या ने अभिनव को ऐसा कौन सा फोटो दिखा दिया था जिससे वह कांप उठा था। गुस्से से उबल रही अनन्या ने तुरंत ही अभिनव को उसके ऑफिस बुला लिया था। जब अभिनव ने वहां पहुंचकर अनन्या के फोन में फोटो देखी तो वह दंग रह गया। यह क्या बकवास है? यह चाहत क्यों तुमसे इतना चिपक कर बैठी है और तुमने उसकी कमर पर क्यों हाथ रखा हुआ है? अनन्या ने दांत पीसते हुए कहा। अभिनव अभी भी हैरानी से उस फोटो को देखे जा रहा था। वह उस फोटो में चाहत की कमर पर हाथ रखकर उसकी ओर देखकर बात जरूर कर रहा था, लेकिन अभिनव को याद आया कि यह तब की फोटो थी जब उन दोनों के सामने अर्जुन और श्याम खड़े थे। यह सब क्या है, समझा सकते हो? अनन्या ने एक एक करके स्वाइप करते हुए और भी फोटोज दिखाए। उन फोटोज को देखते हुए ही अभिनव समझ गया था कि यह किसी ने पूरी प्लानिंग के साथ खींचे थे। आखिरी फोटो देखकर ही फिर अभिनव को यह भी पता चल गया कि पार्किंग लॉट में दूर खड़ी गाड़ी में बैठा हुआ अनजान आदमी उसकी ओर क्यों देखे जा रहा था। उस आदमी ने वह फोटो उस वक्त निकाला था जब चाहत अभिनव के चेहरे की ओर झुककर टॉवल का धागा निकाल रही थी। हालांकि उस फोटो को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह उसे किस करने आ रही हो। सभी फोटो देखने के बाद अभिनव अंदर ही अंदर घबरा रहा था और जैसे तैसे अपने आप को शांत करते हुए वह अनन्या के सामने चेयर पर बैठ गया। उसे लगा कि इस सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता था, लेकिन उसको इस तरह रिलैक्स होते हुए देखकर सामने बैठी अनन्या की आंखें और भी बड़ी हो गई थी। इससे पहले कि वह उस पर भड़क उठती, अभिनव ने उसे आराम से पूछा, यह फोटोज तुम्हें किसने भेजी है? बताना जरा, कहीं तुमने ही तो हमारे पीछे कोई जासूस नहीं लगा रखा था? अनन्या को यह सुनकर विश्वास नहीं हुआ और उसने अभिनव के सवाल पर अपना सवाल खड़ा कर दिया। पहले तुम बताओ, यह चाहत तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? क्या इतना चिपक रही है? क्यों खड़े हो दोनों? चल क्या रहा है तुम्हारा चाहत के साथ? अनन्या का सवाल सुनते ही अभिनव ने आहें भरते हुए जवाब दिया, तुम क्या बोल रही हो? तुमने ही तो चाहत से कहा था ना कि वह मुझे उस इनॉग्रेशन पार्टी में एक साथ ले जाए। इनफैक्ट तुमने मुझसे पूछा भी नहीं था इसके लिए। हाँ, मैंने हाँ भरी थी, लेकिन इसलिए क्योंकि मुझे लगा था चाहत को तुम्हारी कोई हेल्प चाहिए, पर तुम दोनों बेशर्मों को जरा भी ख्याल नहीं आया मेरी पीठ पीछे इश्क लड़ाते हुए। अनन्या उस पर चिल्ला पड़ी। अभिनव चिढ़ते हुए अपनी चेयर से उठा और वहां से जाने लगा। देखो, जैसा तुम सोच रही हो, मेरे और चाहत के बीच में वैसा कुछ भी नहीं है। अब तुम जानो और वह चाहत जाने। यह सब बातें करने के लिए मेरे पास फुर्सत नहीं है। अभिनव को जाता देख अनन्या अपनी जगह से उठकर उसके सामने आ गई। गुस्से से उसकी आंखें भी लाल होकर अब भर आई थी। अभिनव, जब तक मुझे इस हरकत का जवाब नहीं मिलेगा, तब तक तुम यहाँ से हिलोगे भी नहीं। अभिनव ने अनन्या के हाव भाव देखकर एक गहरी सांस ली और उसे एक लाइन में समझाने की कोशिश करी। देखो, चाहत को यही हेल्प चाहिए थी कि हम दोनों के बीच कुछ नहीं है, समझी? एक बात को ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। अभिनव की रूखी आवाज सुनकर अनन्या की आंखों में से आंसू निकल आए और वह रोने लगी। तुम्हें यह बात कितनी छोटी लग रही है? एक बार यह भी तो सोचो कि तुम शादीशुदा हो। शादी के बाद भी दूसरी लड़कियों के साथ मिलना और तो और मेरी फ्रेंड के साथ ही अफेयर करना, आखिर करना क्या चाहते हो तुम? अनन्या की बात सुनकर अभिनव थोड़ा बुरा लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि यह लड़की कौन सा उसे अपने पति की तरह प्यार करती थी। तुम शादी की बात कर रही हो? तुम खुद मुझे एक हस्बैंड जैसी इज्जत भी देती हो। तुम्हारा पूरा परिवार मुझे इस तरह से पेश आता है कि मैं घर का कोई नौकर हूँ। और जहाँ तक मुझे याद है,
तुमने तो आखिरी बार यह भी कहा था कि तुम अपने पति को बेचना चाहती हो। कुछ याद आया? अभिनव की शिकायत सुनकर अनन्या और भी ज्यादा चीखने चिल्लाने लगी। बकवास बंद करो, जो भी हो, पर मेरी फ्रेंड के साथ कुछ करने की हिम्मत मत करना। उसकी चीख सुनकर अभिनव भी उस पर ऊंची आवाज में चिल्ला पड़ा। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी उस फ्रेंड में, समझी? अगर इतनी ही तकलीफ हो रही है तो उसे ही जाकर पूछ लो ना। अनन्या सर पकड़कर कोने में बैठ गई। उसे क्यों पूछूं? वह तो सिर्फ मेरी दोस्त है, पर तुम तो मेरे हस्बैंड हो ना। उसकी इस बात को सुनकर अभिनव चौंक गया। उसने 2 बार पलकें झपकाकर धीरे से पूछा, तुमने अभी कहा क्या? अनन्या ने अपने आंसू पोंछकर उसकी ओर देखा। हाँ, तुम मेरे हस्बैंड हो, इसीलिए तुम इस शादी से बाहर कोई भी अफेयर नहीं कर सकते। अगर फिर भी तुम्हें यह सब करना ही है तो मैं अभी डाइवोर्स के पेपर ले आती हूँ। अनन्या की धमकी सुनते ही अभिनव के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आ गई। अच्छा, मैं अफेयर नहीं कर सकता ना, पर तुम उस चिराग के साथ डेट पर बाहर जा सकती हो, लेट नाइट पार्टी कर सकती हो। सिर्फ तुम्हें ही अधिकार है चीटिंग करने का, है ना? अभिनव की आवाज अब अनन्या से भी ऊंची हो गई थी, मानो उसके अंदर का टाइगर बाहर निकल रहा हो। अनन्या उसके गुस्से को देखकर एक कदम पीछे जरूर हुई, लेकिन फिर उसने धीरे से कहा, ना तो मैंने उसके साथ कोई लेट नाइट पार्टी की है और ना ही उसके साथ डेट पर गई थी। कल कंपनी से निकलते ही मैं दादाजी के साथ ही घर वापस आ गई थी। अभिनव, अपने मन से कुछ भी मत सोचने लगो। अपनी बात खत्म करते हुए अनन्या की आवाज फिर से ऊंची हो गई थी। तुम सरेआम झूठ बोल रही हो, और वैसे भी अगर मुझे अपना हस्बैंड मानती हो तो सबके सामने भी यह बात करा करो, ना कि दूसरों को। क्योंकि क्यों जाकर बोलती हो कि यह शादी शादी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है, यह है वह है। अभिनव ने उसके जवाब में कहा, हालांकि उसे मन ही मन यह जानकर अच्छा भी लग रहा था कि अनन्या और चिराग के बीच कुछ नहीं चल रहा था। यह शादी जो कुछ भी हो, और मैं इसे जो मर्जी नाम दूं, लेकिन तुम्हें कोई हक नहीं शादी से बाहर गर्लफ्रेंड बनाने का। तुम खुद सोचो यार, अगर मॉम को इस बारे में पता चल गया तो। अनन्या ने बात पलटने की कोशिश की, लेकिन फिर अभिनव उसकी माँ शर्मिला को लेकर भी भड़क उठा। तो क्या? वैसे भी तुम्हारी माँ को तो मैं पसंद ही नहीं हूँ। उन्हें तो चिराग को दामाद बनाना है ना। अगर उन्हें पता चल भी गया कि मैं बाहर अफेयर कर रहा हूँ, तब भी उन्हें क्या ही फर्क पड़ेगा। क्या? अनन्या चौंक गई। तुम मॉम के बारे में उल्टी बात क्यों कर रहे हो? अब अनन्या ने आगे कहा। दोनों की ऊंची आवाज पूरे केबिन में गूंज रही थी। अगर वह केबिन साउंड प्रूफ ना होता तो बिल्डिंग में भी गूंजने लगती, और फिर कई सारे लोग कई सारे बातें जान जाते। पूरी कंपनी के स्टाफ को 1 महीने तक बातें करने का टॉपिक मिल जाता। तुम्हारी मॉम है ही इस लायक। उसने मेरा क्या कहकर मजाक उड़ाया था कि मैं अनाथ हूँ? अभिनव की शिकायत सुनते ही अनन्या बगैर कोई जवाब दिए पलट गई। कुछ देर की चुप्पी के बाद ही उसने फिर से धीरे से कहा, विश्वास नहीं होता कि तुम सिर्फ चाहत के साथ अपने अफेयर को जस्टिफाई करने के लिए इतना कुछ भला बुरा बोल सकते हो। अनन्या के डाउट को अभी भी क्लियर ना होते देख अभिनव ने आहें भरी और वह दरवाजे की ओर जाने लगा। तुम्हें जो सोचना है सोचो, मैंने सब सच कह दिया है। मुझे और भी काम है लाइफ में, जा रहा हूँ वापस। उसको जाता देख अनन्या फिर उस पर चिल्ला पड़ी, रुक जाओ अभिनव, अभी भी यह बात खत्म नहीं हुई है। तुम्हें आज नहीं तो कल जवाब देना ही पड़ेगा। रुको। अनन्या ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन अभिनव बिना कुछ कहे केबिन का दरवाजा जोर से बंद करते हुए वहां से निकल चुका था। अनन्या उसके पीछे पीछे बाहर आना चाहती थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर ऑफिस वाले यह नजारा देख लेते तो अनन्या का मजाक उड़ाना शुरू कर देते। वह वैसे भी कंपनी में काफी ऊंची पोजीशन पर थी और उसे हर वक्त अपने स्टाफ के सामने प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करके ही चलना पड़ता था। गुस्से से
चलता हुआ अभिनव एलेक्स कॉर्पोरेशन के बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। उसको अभी भी यह सवाल खटक रहा था कि आखिर वह फोटो निकालने वाला और भेजने वाला आदमी था कौन। ड्राइव करते हुए उसने अपना फोन निकाला और चाहत का नंबर डायल कर दिया। हेलो अभिनव। जल्द ही फोन की दूसरी साइड से एक चहकती हुई आवाज आई। चाहत, तुम्हारी अनन्या से कुछ बात हुई क्या? कल जिम में किसी ने हमारे फोटोज निकालकर उसे भेज दिए हैं। अब उसे लगता है कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। अभिनव सीरियस होकर उसे सिचुएशन बताई। ओ नो नो नो, रुको, मैं उससे अभी बात करके सब सॉर्ट आउट करती हूँ। चाहत ने आहें भरी और अभिनव को दिलासा देकर तुरंत ही फोन रख दिया। अभिनव को महसूस हो रहा था कि सभी चीज काफी तेजी से हुए जा रही थी, इसीलिए उसे आराम करके अपने दिमाग को शांत करने की जरूरत थी। लेकिन वह घर भी नहीं जाना चाहता था। अगर वह अभी ही घर चला जाता तो अनन्या के साथ साथ उसके परिवार वालों से भी बहस में फंस जाता। उसने फिर अपने ही पुराने घर पर जाने का डिसाइड किया। अपने घर के पास पहुंचते ही उसने आसपास पहले यह देखा कि पिछली बार की तरह ही इस बार भी कोई उसका पीछा करते नहीं आ रहा हो। जब उसे कोई नहीं दिखा, उसके बाद ही वह गाड़ी से उतरकर झट से अपने घर की ओर भाग गया। घर में घुसकर भी उसने इधर-उधर नजरें डालकर चेक किया और फिर कुछ भी गड़बड़ ना पकड़ अंदर से गेट लॉक कर लिया। अभिनव अपने बेड पर आराम करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक उसका पैर उसके सूटकेस से टकरा गया, जिसमें उसकी सारी प्रॉपर्टीज की फाइल मौजूद थी। अभिनव की अचानक ही नींद उड़ गई और उसने अब उन फाइल्स को देखने की सोची। सूटकेस को खोलकर उसने सबसे पहले वह फाइल निकाली जो उसे सबसे मोटी नजर आ रही थी। यह फाइल वही थी जो मोंटी ने भी उसे गाड़ी में खोलकर दिखाई थी। उसमें उन सभी कंपनी के कार्ड थे जिसमें अभिनव के पिता शेयर होल्डर हुआ करते थे। उसे फिर मोंटी की वह बात याद आई कि इन्हीं कार्ड की मदद से वह उन कंपनी से अपना पैसा निकाल सकता था। फाइल के आगे के पन्ने पलटते हुए अभिनव को एक ऐसा सर्टिफिकेट दिखा जो कि थोड़ा घिस चुका था। उस कार्ड पर उसके पिता संजय का नाम था, जिसे देखकर अभिनव इमोशनल हो गया। उसे महसूस हुआ कि भले ही आज उसके पास सब कुछ था, लेकिन पिता का प्यार वह हमेशा हमेशा के लिए खो चुका था। फाइल के आखिरी पन्ने पर आते हुए अभिनव ने उसमें लगे दो ब्लैक कार्ड को देखा। एक पर टाइगर लिखा हुआ था तो दूसरे पर अभिनव गढ़वाल। इन दोनों कार्ड पर गोल्डन धारी बनी हुई थी, जिसका मतलब यह उन कार्ड के ही बराबर थे जो अकरम के पास था। हालांकि अभिनव को मोंटी पहले ही इन सभी से कीमती डायमंड कार्ड दे चुका था, लेकिन जब अभिनव ने एक बार और उन कार्ड को गौर से देखा तो उसे एहसास हुआ कि यह पैसे निकालने वाले कार्ड नहीं थे, बल्कि एक्सेस कार्ड थे। इन कार्ड की मदद से अभिनव हर उस कंपनी का सामान फ्री में खरीद सकता था जिसके शेयर्स उसके पास मौजूद थे। यह सोचते हुए ही उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसे लगा कि अनन्या के बर्थडे के लिए अब वह किसी लग्जरी कपड़े की दुकान पर जाकर फ्री में सूट भी खरीद सकता था, क्योंकि टाइगर के पास कुछ फैशन ब्रांड के भी शेयर थे। ऐसा नहीं था कि सूट खरीदने के लिए उसके पास पैसे की कमी थी, लेकिन जिस चीज का उसका हक था, अभिनव उसके लिए पैसा नहीं चुकाने वाला था। हालांकि फिर उसने यह भी सोचा कि उसके और अनन्या के बीच उसके बर्थडे तक चीज सुधरेगी भी या नहीं, जो कि अगले ही हफ्ते आने वाला था। कार्ड की फाइल वापस रखकर अभिनव ने शेयर्स की एक फाइल निकाली और उसे खोलते ही पहले पन्ने पर उसे एक ऐसी कंपनी का नाम दिखा जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। आखिर अभिनव को ऐसे कौन से शेयर्स दिख गए थे जिससे वह चौंक गया था? क्या अनन्या चाहत से बात करने के बाद अभिनव को माफ कर देगी? अनन्या तक फोटोज पहुंचाने वाला वह आदमी कौन हो सकता था? दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब के लिए
आगे की कहानी पढ़ते रहिए, सुनते रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।